नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। स्वागत है आपका हेलो मनी 9 के शो में, जहां 4 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ती हूं और हम फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े आपके पर्सनल फाइनेंस के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं। और वेडनेसडेज का दिन डेडिकेटेड है म्यूचुअल फंड्स के लिए। म्यूचुअल फंड स्कीम के हर विज्ञापन में, चाहे आप उसे विजुअली देख रहे हो यानी किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म में या टीवी में देख रहे हो या फिर प्रिंट में जब पढ़ें, तो एक लाइन आपको सुनाई देगी या लिखी हुई नजर आएगी। वो ये कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है, योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को सावधानी से पढ़ें। इस बात को आप कितने ध्यान से सुनते हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हम इसे स्किप कर जाते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी बात कही गई है कि म्यूचुअल फंड में जब आप निवेश करते हैं तो बाजार यानी कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव का इस पर असर होता है, यानी इसमें जोखिम है। और योजना संबंधी सभी दस्तावेज यानी कि इससे रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ें। और हम इसे स्किप कर जाते हैं। और लोगों को और ज़्यादा अवेयर करने के लिए कि देखिए, आप जब निवेश करते हैं तो उसमें किस तरह के जोखिम है, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 2013 में कंपनियों को कहा कि वो रिस्कोमीटर की शुरुआत करें। 2015 में हर स्कीम के साथ रिस्क बताना जो है वो अनिवार्य भी कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि 2021 में रिस्कोमीटर में और चेंजेस लेकर आए कि भाई हर स्कीम की पर्टिकुलर जो है आपको रिस्क पता हो, ना कि कैटेगरी वाइज रिस्क जो है वो कंपनियां अभी तक बना रही थी। इसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड का एक सर्वे हमारे सामने आता है जो पिछले साल किया गया, जिसमें बोला गया कि 61% लोग जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं उन्हें रिस्क मीटर के बारे में पता ही नहीं है, यानी हम इसे फिर से स्किप कर देते हैं। हमारी जानकारी बढ़े, हमें पता हो हम जहां निवेश करें वहां नुकसान क्या है, लेकिन इन बातों ये बार बार कंपनियां बता रही हैं, रेगुलेटर कह रहा है, लेकिन निवेशक इसे बार बार स्किप कर रहे हैं। और ये जो एक्सिस म्यूचुअल फंड का सर्वे है ये भी यही इशारा कर रहा है। तो रिस्कोमीटर बेहद ज़रूरी है, जो आपको बताएगा कि जब आप निवेश करेंगे तो आपके पैसे पर किस तरह का नुकसान हो सकता है। समझिए रिस्कोमीटर के बारे में, इनके सभी एस्पेक्ट्स में आपको क्या जानना चाहिए, क्या नहीं, और क्यों आपको रिस्कोमीटर पढ़ना चाहिए। माय वेल्थ ग्रोथ के को फाउंडर और CFP हर्षद चेतनवाला मेरे साथ हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच हर्षद सर, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। वेलकम टू मनी 9। और मैं चाहूँगी हमारे दर्शक जो हमारे शो को देख रहे हैं वो खुद हर्षद जी से अपने सवाल पूछ सकते हैं। और पूछने का तरीका ये हो सकता है कि आप हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके अलावा आप फेसबुक पर या फिर यूट्यूब में राइट हैंड में जो आपको एक टॉप चैट बॉक्स दिखेगा उसमें भी भेज सकते हैं आप अपने सवाल। बस ध्यान रहे, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो भेजिए, या फिर रिस्कोमीटर के बारे में हम जो भी बातचीत करें उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अगर आपके मन में कोई सवाल है रिस्कोमीटर को लेकर तो उसे भेजिए, क्योंकि अभी से लेकर अगले आधे घंटे हम म्यूचुअल फंड पर फोकस करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए सवालों को लेंगे। हर्षद चेतनवाला मेरे साथ हैं एज एन एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच हर्षद सर। हर्षद सर, क्या होता है ये रिस्कोमीटर और ये हमें किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में क्या बताता है? जी, तो प्रियंका जी, ये जो रिस्कोमीटर जो है ये एक इंडिकेटर अगर हम कहेंगे कि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो आज के समय में ऑलमोस्ट 500 से 550 के ऊपर इक्विटी फंड्स हैं, ऑलमोस्ट 1500 के ऊपर जो है वो टोटल म्यूचुअल फंड है। अब इतने सारे म्यूचुअल फंड है, उसमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझना जरूरी है आपको कभी भी निवेश करने के पहले। सेबी ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अलग अलग वर्षों में उसको इंप्रूव करते गए हैं, एक कॉन्सेप्ट लाया रिस्कोमीटर, जो एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो एक रिस्क को इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड की जो स्कीम है उसमें क्या रिस्क हो सकता है। अब ये जो है ये 6 अलग लेवल्स के जो है जो रिस्क के लेवल्स हैं जो सेबी ने डिफाइन किए हैं, जो लो रिस्क, फिर लो टू मॉडरेट, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट टू हाई रिस्क, देन हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क। तो ये जो है, और उन्होंने अच्छी तरह से अभी फिलहाल तो अभी सब कलर में करके बहुत अच्छा इंडिकेटर टाइप बनाया है। अब ये जो है ये एक एस्पेक्ट है जो आपके फंड और स्कीम्स के बारे में बताता है। अगर समझ लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मुझे पैसा निवेश करना है और मुझे उस पर जरा भी रिस्क नहीं लेना है, राइट, तो अगर मैं उस इंडिकेटर को देखूं और मुझे लगे कि ये इंडिकेटर जो है वो रेड की तरफ बता रहा है या कि उसके आसपास बता रहा है, तो क्लियरली मुझे कहेगा कि इसमें ज्यादा रिस्क है, फिर मैं उसको दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखूंगा।
ओके। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स के इसमें एक एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको एक सिंपल तरीके से आपको डिफाइन करके दिया गया है कि आप अगर इस इमेज को ही देख ले या फिर आप इस केवल रिस्कोमीटर को देख ले तो आप एटलीस्ट ये समझ ले कि ये आपकी रिस्क लेने की क्षमता और ये फंड जितना रिस्क ले रहा है वो कहीं ना कहीं मैच हो रहा है नहीं। तो ये जो 6 कैटेगरीज हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनियां फिर कैसे तय करती हैं? आई एम श्योर इक्विटी के लिए अलग चीज़ों को ध्यान में रखा जाता होगा, डेट से जुड़े स्कीम्स के लिए अलग होता होगा, जो हाइब्रिड स्कीम्स होती होंगी उनके लिए अलग होता होगा। तो कैसे तय करती हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां, किस आधार पर वो रिस्क एनालिसिस करती हैं एक स्कीम का? जी, तो देखिए रिस्कोमीटर का भी बहुत ट्रांजिशन हुआ है। जैसे पहले जो थे वो एक स्टैटिक और जो जैसे भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को जैसे लगता था कि उनके स्कीम्स कौन से रिस्क कैटेगरी में फिट हो रहे हैं उसके हिसाब से रिस्कोमीटर को डिफाइन करना शुरू हुआ था। लेकिन आई थिंक अक्टूबर 2020 में जो है सेबी ने रिस्कोमीटर को फर्दर डिफाइन किया जहां पे उन्होंने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया। अब वो मैकेनिज्म जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स जो रिस्क के एलिमेंट्स होते हैं कोई भी स्कीम्स या फिर फंड में, ठीक है, या फिर पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारा चीज पकड़ के उन्होंने एक फॉर्मूला बना के उनको सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दिया। तो पहली चीज ये हो गई कि मल्टीपल एस्पेक्ट जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है उनको एक साथ लाया गया। दूसरी चीज ये हो गई कि अभी जो है कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने मर्जी अनुसार रिस्कोमीटर यूज नहीं करेगी, वो इस फॉर्मूला के अनुसार ही रिस्क को मीटर को आपको पब्लिश करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बन जाता है सारे कंपनीज के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो सेबी ने बहुत अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया। अब जैसे आपने कहा कि अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं, कुछ इक्विटीज होते हैं, कुछ डेट होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं। तो अगर हम बात करें लेट्स से इक्विटी की, तो इक्विटी में रिस्कोमीटर जो है वो पहली चीज जो रिस्कोमीटर को डिफाइन करने में लगती है वो है आपकी मार्केट का कैपिटलाइजेशन। अगर लार्ज कैप है या मिड कैप ओरिएंटेड है या फिर स्मॉल कैप है, उसके अनुसार जो है उसका रिस्क का एलिमेंट का एक स्कोर दिया जाता है। उसके बाद आता है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी यानी जो 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 समझ लीजिए फंड के परफॉर्मेंस या फिर फंड के डे टू डे मूवमेंट में कितना वोलेटाइल है, राइट, उसका एक तरीका है कैलकुलेट करने का, वो आता है। ठीक है, फिर इम्पैक्ट कॉस्ट। इम्पैक्ट कॉस्ट ये है प्रियंका जी, जैसे कि इक्विटीज, खास करके इक्विटी फंड या फिर कोई भी फंड्स में पोर्टफोलियो में चेंजेस होते रहते हैं। कभी आप कुछ खरीदते हो, कभी आप कुछ बेचते हो। बहुत से पोर्टफोलियोज ऐसे रहते हैं या फिर बहुत से फंड ऐसे रहते हैं जहां पे ये मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। जब ये ओके। मूवमेंट ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं उसका कॉस्ट भी जो है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि आप खरीद रहे हो उसका एक कॉस्ट है, बेच रहे हो उसका एक कॉस्ट है। तो अगर ये ज्यादा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पोर्टफोलियो पे आपका रिस्क एलिमेंट भी बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को एक ग्रिड पे डाल के एक स्कोर आता है। ओके, ये सो तो इक्विटी एग्जाम्पल। म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर डिसाइड होते हैं कैपिटलाइजेशन से, यानी कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, उस आधार पर वॉलेटिलिटी का सामना वो कैसे करेंगे, और इम्पैक्ट कॉस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी कुछ बदलाव होगा तो उसका एक कॉस्ट कंपनी को देना होगा। अब डेट म्यूचुअल फंड में यही रिस्क की कैटेगराइजेशन किस आधार पर होती है? क्या सेम आधार रहेगा या अलग होता है इससे? डेट थोड़ा सा अलग होता है प्रियंका जी, क्योंकि डेट एक अलग एसेट क्लास है और उसमें रिस्क भी अलग होते हैं। तो हम्म। डेट में है ना, कभी भी आप निवेश करोगे तो आप तीन टाइप के रिस्क होते हैं जो हमको हमेशा ध्यान देनी होती है। एक होता है क्रेडिट रिस्क, दूसरा होता है इंटरेस्ट रिस्क और तीसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। ओके। ये तीनों रिस्क जो है कहीं ना कहीं सेबी ने इनको प्लग इन किया है डेट के रिस्कोमीटर में। तो क्रेडिट रिस्क यानी जो जहाँ पे हम हमारा पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं और जब हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं। अब डेट डेट फंड में क्या होता है कि जब आप निवेश करते हो तो आप उन कंपनीज को पैसे देते हो और वो कंपनीज आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट वापस देती है, हम्म। राइट। अब वो सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जितनी अच्छी कंपनी उतना अच्छा क्रेडिट का रेटिंग, ओके। जितनी अच्छी रेटिंग उतना अच्छा आपका स्कोर, जितना अच्छा स्कोर उसके हिसाब से आपका रिस्क कम है। तो ओके। ये हो गया एक एस्पेक्ट क्रेडिट रिस्क का। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। अगर हम बात करें डेट में, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है जितना लंबा ड्यूरेशन, राइट, क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट कैसे होते हैं, जो डेट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो एक ड्यूरेशन के हिसाब से चलते हैं।
कुछ कुछ 3 महीने में मैच्योर होंगे, कुछ 6 महीने में मैच्योर होंगे, कुछ 10 साल में मैच्योर होंगे, राइट। और ये जो सारे जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ट्रेडेबल है। ये ये जो बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता है, और फंड मैनेजर्स बेच सकते हैं, फंड मैनेजर्स खरीद सकते हैं। अब ये सिनारियो में इंटरेस्ट रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है। ओके। थोड़ा भी इंटरेस्ट रेट का ऊपर नीचे आपके प्राइस जो है पोर्टफोलियो या फिर बॉन्ड के, उसको इम्पैक्ट करता है। इसलिए सेबी ने उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर किया रिस्कोमीटर में। और तीसरा है लिक्विडिटी, राइट। जब कभी भी पैसे की जरूरत हो, फंड मैनेजर उसको लिक्विडेट करके अपने पोर्टफोलियो में पैसा लेकर आए। तो ये सारी चीजों को पकड़ के जो डेट का जो कंपोनेंट है वहां पे ये रिस्क एलिमेंट जो है डिफाइन होके रिस्कोमीटर पूरा तरीके से पब्लिश होता है। और ये सारे नंबर्स कैलकुलेटेड नंबर्स है सबको, जैसे हमने कहा कि हर एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक एक स्कोर दिया गया है। फाइनल स्कोर का एक मैकेनिज्म के बाद ही आपका रिस्कोमीटर होता है। हो सकता है कि समझ लीजिए दो सेम कैटेगरी के फंड हो, इक्विटी के हो या डेट के हो या हाइब्रिड के हो, सेम कैटेगरी के फंड हो, उनका रिस्कोमीटर अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर इक्विटी है तो केवल सब हाई रिस्क ही होंगे, राइट। तो ये जो है ये पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स, पोर्टफोलियो जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है, उनके स्कोर और मैकेनिज्म के हिसाब से रिस्कोमीटर बनता है। ऑलराइट, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि मतलब कंपनियां अपने मन से ये रिस्क नहीं तय कर रही हैं, सेबी का एक निर्धारित फॉर्मूला है, उसको फॉलो करती हैं। फिर आपको वो कहाँ निवेश कर रही है इस बात पर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के दो स्कीम हो पर दोनों के रिस्क अलग होंगे। अब ये रिस्क कैटेगरी के आधार पर निवेश कैसे किया जाना चाहिए? अगर मुझे दिख रही है सुई जो है वो दिख रही है लो, यानी येलो जोन में होगी, और इसका मतलब क्या, मतलब इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। या फिर अगर वेरी हाई दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन में इसको कैसे इंपॉर्टेंस देना है मुझको, और क्यों मुझे इसे पढ़ना ज़रूरी है? जी, तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि रिस्कोमीटर जो है एक, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिनको आपको देखना चाहिए, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं रिस्कोमीटर की, तो अ, वो एक जो इंडिकेटर जो है वो कहीं ना कहीं आपका जो रिक्वायरमेंट से मैच होना चाहिए। आप समझ लीजिए आप ऐसे पैसे को निवेश करना चाहते हो जिसपे आप जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट। अब वो सिनेरियो में आपको जब पता चले कि ये जो फंड जो है, जो आप सोच रहे हैं निवेश करने का, वो उसमें मॉडरेट रिस्क है या फिर ज्यादा रिस्क है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करेगा, राइट। तो पहली चीज जो है रिस्कोमीटर की, वो इसको आप जब निवेश करना चाहते हो तो कम से कम उसको इस पे ध्यान से देखें कि आपके रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, आपको पता है कि आप स्टॉक मार्केट्स में डाल रहे हो, अलग अलग टाइप के फंड्स में डाल रहे हो, वो सिनेरियो में आप बिल्कुल आप देख सकते हो कि अगर आप मॉडरेट टू हाई या फिर हाई या फिर वेरी हाई की जो कैटेगरी है या फिर रिस्कोमीटर का जो इंडिकेटर है उसमें जा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसको आप जब निवेश करें तो आपके रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव जो आप निवेश करने का सोच रहे हैं उससे मैच करने का ट्राई कर सकते हैं। ओके, ये बताइए कि जब स्कीम्स, क्योंकि अब जो है कहा गया म्यूचुअल फंड कंपनी को कि आप जब भी चेंज करें आप निवेशक को बताएं कि आपका रिस्कोमीटर का लेवल क्या है उस स्कीम में। तो आपको क्या लगता है कि जब भी चेंज होता है रिस्कोमीटर में लेवल, तो एज एन इन्वेस्टर मुझे क्या अपने पोर्टफोलियो में चेंज करना चाहिए? नॉट नेसेसरी। अगर हमने पहले बार जब हम निवेश करते हैं, हम सोच के समझ के एक कॉल लेते हैं, तो आपको उतना इश्यूज नहीं आएगा। क्योंकि पहली चीज तो एक है कि अब जो है ये रिस्कोमीटर पूरा डायनामिक है, राइट। ये जो है हर हर महीने के एंड में जो पोर्टफोलियो आता है उसके हिसाब से जो रिस्कोमीटर का कैलकुलेशन है वो चेंज होता है, और उसके हिसाब से हो सकता है कि इंडिकेटर आगे पीछे हो। लेकिन अगर आपने पहली जो बेस लेवल जो है, जब स्क्रूटनाइज किया था किसी फंड को और उसको आपने अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर निवेश किया है, तो भले छोटा मोटा चेंज भी आ जाए रिस्कोमीटर में, आपको उससे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए।
ओके आपने कहा था रिस्कोमीटर इज वन ऑफ द फैक्टर्स, और भी कई फैक्टर्स हैं। इस क्वेश्चन पर मैं आऊँ उससे पहले हर्षित सर, आपको क्यों लगता है सेबी क्यों चाहती है कि कंपनियां हर बार रिस्कोमीटर के बदलाव को निवेशकों को बताए? अब वो मेल्स भी आने शुरू हो गए हैं अगर किसी पर्टिकुलर स्कीम में, और ज़्यादातर लोग उस मेल को इग्नोर कर रहे हैं। क्या वो मेल ऐसा है जिसे हमको इग्नोर करना चाहिए? और सेकेंड पार्ट, सेबी क्यों चाहती है कि कंपनियां हर बार रिस्कोमीटर के बदलाव को बताए? देखिए, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट में अगर कम्युनिकेशन को कंटिन्यूस रखना है और कुछ भी चेंजेस को अगर उनको इन्फॉर्म करना है तो ये अच्छी चीज़ है। एट द एंड ऑफ द डे हम आप सब निवेशक हैं और हमको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में जितना रेगुलेटर हो गया या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गए, ये अगर हमको जितनी ज़्यादा जानकारी देंगे हम उतना कॉन्फिडेंटली हम हमारा इन्वेस्टमेंट्स आगे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है वो उसी प्रयास में किया जा रहा है। मुझे कोई डाउट नहीं है कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने निवेशकों को ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं करना चाहेगी जहां पे उनका जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को वो क्वेश्चन करे। इनफैक्ट वो और उनको कहीं ना कहीं वो एक कंफर्ट देता है कि हाँ मुझे ये कम्युनिकेशन आया है, डिस्पाइट ऑफ दैट अगर मैंने पहले सोच किया और अभी भी मैं सोच रहा हूँ, अनटिल अनलेस रिस्कोमीटर में एकदम बड़ा चेंज हो, सडनली आप जो है वो लो रिस्क या एकदम हाई रिस्क बन जाओ, तो वो तो यानी वो बहुत यानी कभी होता नहीं है और एकदम रेयर ओकेजन में होता है, राइट? जब हो सकता है कि वो फंड की कैटेगरी पूरी चेंज हो गई, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, राइट? तो एक इन्फॉर्म डिसीजन के लिए ये सारे स्टेप्स लिए जाते हैं और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए, और जिसमें कोई गलत चीज नहीं है। ओके सो इस तरह के मेल्स को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और बहुत बड़ा अगर वेरिएशन नहीं है तो फिर आपको कोई चिंता की बात नहीं। अगर बहुत लगे कि एकदम लो से वो वेरी हाई जोन में पहुंच गया है, देन प्रॉब्ली आपको ये बात डिस्कस करनी चाहिए, अपने सलाहकार को बताना चाहिए। आप रिस्कोमीटर के अलावा म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप क्या क्या कहते हैं देखना चाहिए, और रिस्कोमीटर को आप कितना वेटेज देंगे अमंग अदर फैक्टर्स जो आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले देखना चाहिए? जी, तो देखिए, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं प्रियंका जी, जैसे कि पहली चीज हो गई कि मेरा खुद का जो रिक्वायरमेंट जो है निवेश करने का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अ, अगर समझ लीजिए, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं दूं कि मैं ये पैसा जो है वो कहीं पे पार करना चाहता हूँ 2-3 महीने के लिए, और या फिर 6 महीने के लिए मुझे अगर नया घर लेना है तो मेरा रिस्क लेने की क्षमता इस पैसे पे बहुत कम है, राइट? तो उसके हिसाब से मैं फंड्स को चूज करना शुरू करूंगा। रिस्कोमीटर एक स्टेज पर आएगा जब मैं किसी फंड को चूज करूं या फिर फंड कैटेगरी से शुरू शुरू करूं और फिर इवेंचुअली एक फंड पे, राइट? तो पहली चीज है मेरी रिक्वायरमेंट, मेरा ऑब्जेक्टिव, मेरा गोल। ओके दूसरा चीज है कि वो फंड कितना कंसिस्टेंट है। हो सकता है कि बहुत से अगर समझ लीजिए फंड ऐसे हो जो रिस्क कम लेते हो लेकिन एट द सेम टाइम रिटर्न्स भी कम देते हो, तो कहीं ना कहीं वो मेरे एक्सपेक्टेशन से और मेरे रिक्वायरमेंट से मैच करने के लिए मैं उस फंड्स को और अच्छी तरह से समझना चाहूंगा, राइट? तो पोर्टफोलियो की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पोर्टफोलियो हो गए, राइट? अगर इक्विटी की बात करें तो क्या सेक्टर्स में निवेश कर रहे हैं, ठीक है? ये कुछ कुछ अलग एलिमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली हम जब निवेश करते हैं तो हम पहली चीज केवल एक ही चीज देखते हैं, फंड परफॉर्मेंस। तो फंड परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैं ये नहीं कहूंगा, ठीक है? लेकिन अगर फंड परफॉर्मेंस भी अगर हम देखें ना तो हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म फंड परफॉर्मेंस देखें। और खास करके एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जब फंड परफॉर्मेंस देखें तो सीएजीआर तो देखें ही, लेकिन साथ में अगर आप कैलेंडर ईयर वाइज भी अगर देखोगे तो आपको और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे ओके कि कंसिस्टेंसी के बारे में, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें को देखने के बाद फिर अगर आपको लगे कि अच्छा ये 5-6 फंड ऐसे अच्छे हैं, उनमें से 2-3 फंड में मुझे निवेश करना है, और कहीं ना कहीं आपके कॉल या फिर डिसीजन को एक वैलिडेशन देने के लिए आप रिस्कोमीटर को समझिए कि ओके अच्छा ये 2 इक्विटी फंड हो गए लेकिन एक का वेरी हाई रिस्क है और एक का हाई रिस्क है, ठीक है? मेरे को लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इसमें थोड़ा रिटर्न्स कम आ जाएगा लेकिन मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, राइट? ओके जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, सारे स्मॉल कैप फंड जो है हो सकते हैं कि वेरी हाई रिस्क में हो, लेकिन ओके अगर लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो हो सकते हैं कि वो मॉडरेट टू हाई या फिर हाई टू वेरी हाई, ये रेंज में हो।
ठीक है। तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते वेरी हैं। हाई रिस्क है, यानी वहाँ पर आपको जो है नुकसान होने का खतरा है, और अगर आपका टेन्योर लंबा है, लॉन्ग टर्म के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी पसंद हो सकती है। लेकिन शॉर्टर ड्यूरेशन है, आप ज़्यादा रिस्क यानी खतरा अपने इन्वेस्टमेंट पे नहीं लेना चाहते हैं, तो प्रॉब्ली आप मॉडरेटली हाई या फिर लो की तरफ जा सकते हैं।